वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह के प्रश्न इसमें बन सकते हैं? ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हो गए, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, अलग अलग ऑस्ट्रेलिया जो है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, और ये ईस्टर्न वाला पार्ट जो है विक्टोरिया वाला ये। ठीक है, और यहाँ जो है कोरल जो फैली है उत्तर पूर्व में। ठीक है, तस्मानिया। ठीक है, सभी प्रश्न जो है इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। जैसे कि ये देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है इसका, ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये क्वींसलैंड वाला पार्ट, और ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, किधर की तरफ है। फिर ये कोरल वाला पार्ट, फिर कोरल जो है कौन सा महासागर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये प्रशांत है। फिर इधर जो है ये इंडियन ओशियन है पूरा, दक्षिण और पश्चिम में, बीच में बास स्ट्रेट है, विक्टोरिया है। अब इनकी अलग अलग कैपिटल भी, उसमें प्रश्न बनेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर या वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट जानवर, कृषि। ठीक है, खासकर कोरल, कोरल का जो क्षति है वो कैसे हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट जीव जंतु यहाँ के, जैसे कि कंगारू है, कोआला है, वगैरह वगैरह। ये कुछ जंतुओं पर चर्चा होगी। कोआला है, ये कंगारू है। ठीक है, ये है एकेडिना, ये है डक बिल प्लेटिपस। कुछ डेजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम। यही सब प्रश्न जो है इसमें होंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन हैं यहाँ पर। पहला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखा ही होगा आपने इमेज में किस साइड थी ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण तक फैली एक प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है जो ब्लॉक पर्वतों के रूप में भी जानी जाती है। मैप बहुत ज़रूरी है, मैप की प्रैक्टिस, विजुलाइज करना। ठीक है, लंबे समय तक याद रहता है मैप को देखकर। तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इस तरफ थी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली बलित पर्वत श्रृंखला है, यहीं इसको करेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। दूसरा है इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट केसिस्को ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स का हिस्सा है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो है कि यह श्रेणी प्रशांत महासागर से आने वाली आर्द्र हवाओं को रोकती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया का मध्य और पश्चिमी भाग मरुस्थल बन जाता है। ठीक है, ये डिवाइडिंग रेंज रोक लेती है, जिससे ये बीच वाला पार्ट और ये जो पार्ट है वो मरुस्थलीय बन जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा जिसमें 1 2 3 होंगे, यानी डी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और यह भूवैज्ञानिक रूप से बहुत पुरानी है और समय के साथ अपरदन के कारण अब पठारी और ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन के रूप में दिखाई देती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केसिस्को, न्यू साउथ वेल्स में स्थित है, और यह श्रेणी पूर्वी तट पर भारी वर्षा कराती है, लेकिन इसके पश्चिमी भाग में ये वाला जो पार्ट है इसमें जो है ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत पड़ जाता है, यानी रेन शेडो एरिया बनने के कारण यहाँ जो है विशाल ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल का निर्माण होता है, आउटबैक का। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों और झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यानी 3 यहाँ पर करेक्ट होंगे, एक यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, उसी को ढूंढना है।
चलिए, पहला है मरे और डार्लिंग। मरे और डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती हैं जो हिंद महासागर में गिरती हैं। ठीक है, हिंद महासागर जो है ऑस्ट्रेलिया के किस साइड था? दक्षिण और पश्चिम में इधर, और इधर पूरा जो है प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर में गिरती हैं। दूसरा है आयर झील, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला बिंदु और एक अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। और तीसरा स्टेटमेंट है, मतलब सी है, मुरजम्बी मुरुम्बिजी। ठीक है, मुरुम्बजी नदी जो है मरे नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। और चौथा है, ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश नदियां 12 मासी हैं और इनमें वर्ष भर पानी का प्रवाह एक समान रहता है क्या? इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है? मेरे को तो इसमें डी इनकरेक्ट लग रहा है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सी भी सही है, डी गलत है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, 12 मासी नहीं है। मरे को छोड़ दें तो अधिकतर शुष्क ही रहती हैं। देखिए, डी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे शुष्क बसा हुआ महाद्वीप है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ मरे और उसकी कुछ सहायक नदियों को छोड़ दिया जाए तो मौसमी हैं या अल्पकालिक हैं, जो केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं। बाकी समय में ये सूख जाती हैं, छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला में बदल जाती हैं। मरे डार्लिंग नदी का जो मुहाना है वो एनकाउंटर खाड़ी के पास इंडियन ओशियन में है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, केर्न्स। अभी दिखाया था मैंने आपको मैप, यहाँ था कोरल वाला जो एरिया है, केर्न्स। ठीक है, और उसके थोड़ा नीचे चलेंगे, यानी इसका जो आंसर है वो या तो ए होगा या सी होगा। उसके बाद यहाँ दिखा होगा आपको ब्रिस्बेन। ठीक है, ब्रिस्बेन के बाद सिडनी, और सबसे दक्षिण में हो जाएगा मेलबर्न। तो इसका बनेगा 4, 2, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए, 4, 2, 1, 3। देखिए, यदि हम ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उत्तर यानी क्वींसलैंड से दक्षिण यानी विक्टोरिया की ओर बढ़ें तो सबसे पहले ग्रेट बैरियर रीफ का प्रवेश द्वार यानी केर्न्स आता है। उसके बाद क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन आती है, फिर न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, और अंत में सबसे दक्षिण में है विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। ठीक है, तो क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, और विक्टोरिया की है मेलबर्न। तो ये हो गया नॉर्थ टू साउथ की तरफ। आप देख लेते हैं मैप में भी, ये देखिए जरा, इस पे नज़र डालो। ये दिख रहा है आपको कोरल वाला? ठीक है, केर्न्स। नीचे चलेंगे, क्वींसलैंड, ये पूरा क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। ठीक है, ब्रिस्बेन के थोड़ा और नीचे चलिए, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी, और सिडनी से भी नीचे चलेंगे तो ये है विक्टोरिया की कैपिटल मेलबर्न। ठीक है, और इसी के थोड़ा ऊपर कैनबरा है, ऊपर देखो, लेकिन कैनबरा तो ऑप्शन में नहीं था, तो प्रश्न जो है इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। ये सब देख लीजिए, ऊपर देखिए, ये दिख रहा होगा आपको तिमोर सी। तिमोर सी के ऊपर, थोड़ा सा जूम मारते हैं इसको, तिमोर सी के ऊपर दिख रहा होगा अराफुरा सी। तिमोर सी, अराफुरा सी, यानी अराफुरा सागर, तिमोर सागर, और गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। कारपेंटेरिया सब देख लीजिए किधर किधर है, इसी से संबंधित आगे प्रश्न मिलेंगे। तो क्रेन्स आ जाएगा सबसे पहले, केर्न्स, उसके बाद ब्रिस्बेन, सिडनी, और सिडनी के नीचे है मेलबर्न।
ये तस्मान है नीचे, तस्मान और ऑस्ट्रेलिया को बास जल संधि वो करती है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है जो प्रशांत महासागर के कोरल सागर में क्वींसलैंड के तट के समानांतर स्थित है। इतना मैप देख लिया, इमेज देख लिया, यहीं करेक्ट कर देते हैं इसको, कुछ गलत थोड़ी है। ठीक है, पूर्वी तट है, उत्तर पूर्वी। दूसरा है, प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण जो है अल्नीनो के दौरान समुद्र के तापमान में होने वाली अत्यधिक वृद्धि है। और तीसरा है, इसे वर्ष 1981 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 1 2 3 वाला ऑप्शन डी में ना होकर किसी और जगह पर है, तो प्रबल संभावना है कि इसकी ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। बी है इसका आंसर, 1 2 3। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है लगभग 2300 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैली है। यह जीवित जीवों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है, जैसा कि अल्नीनो के वर्षों में देखा जाता है, तो प्रवाल अपने भीतर रहने वाले सहजीवी शैवाल जो होते हैं जूजेंथली, उसको बाहर निकाल देता है, जिससे वे सफ़ेद हो जाते हैं, कोरल। इसे ही बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़े हों घास के मैदान, और उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरे होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी टेम्परेट ग्रासलैंड। उष्णकटिबंधीय जैसे कि सवाना हो गए, ठीक है, कैंपोज हो गए। और शीतोष्णकटिबंधीय यानी शुष्क, शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण, उसमें प्रेरीज है, स्टेपीज है, डाउन्स है, बेल्ट है, कैंटबरी है, यही सारे घास के मैदान हैं। तो यहाँ डाउन्स भी घास का मैदान ही होगा। तो पहला ऑप्शन है, यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। दूसरा है, यह मरे डार्लिंग बेसिन में विस्तृत समशीतोष्ण घास का मैदान है जो भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया। बी है इसका आंसर। और सी में क्या था, यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का सवाना तुल्य घास का मैदान है, गलत है। यह तस्मानिया द्वीप पर पाया जाने वाला सघन सदाबहार वन क्षेत्र है, भी गलत है। बी है इसका आंसर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी यानी ये वाला दक्षिण पूर्वी इधर ही तो है, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें डाउन्स कहा जाता है। यह क्षेत्र गेहूं के उत्पादन और मेरिनो जाति की भेड़ों के पालन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, जिससे बड़े पैमाने पर ऊन का उत्पादन होता है। अब आ जाइए, ग्रेट ऑर्टेशियन बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा उत्सुत कूप बेसिन है जो ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में विस्तृत होता है। ठीक है, अर्टेशियन वेल या उत्सुत कूप एक ऐसे कुएं हैं, यूपीएससी सिविल सेवा में प्रश्न बन चुका है। ये ऐसे कुएं हैं कि जहाँ से पानी जो है ना वो निकलता रहता है, पानी बहता रहता है, ऐसे ये कूप होते हैं, ऊपर की तरफ निकलता है। तो बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला। दूसरा क्या है, इस बेसिन से निकलने वाला जो पानी है अत्यधिक गर्म और लवणीय होता है, जिसके कारण यह सीधे मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं, छूट गया है। ठीक है, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त, हाँ ठीक तो है, अनुपयुक्त लिखा है, बात तो है सही, एक ही बात है। मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होता है, लेकिन पशुपालन के काम आता है। बिल्कुल, ये लवणीय होता है, गर्म है, तो ये मानव उपभोग के लिए नहीं है, लेकिन पशुपालन के लिए है, एग्रीकल्चर में काम आ जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है। और तीसरा क्या है, यह पानी भूमिगत एक्वीफर में जमा रहता है, जिसे निकालने के लिए पंपों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्राकृतिक दबाव से पानी स्वतः ही ऊपर आता है इन उत्सुत कूप में।
बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। यहाँ तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं और 1 2 3 वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, ग्रेट अर्टेशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क मध्यवर्ती मैदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि दो अभेद परतों के बीच एक भेद परत फंसी है, जिससे पानी भारी दबाव में रहता है। कुआं खोदने पर पानी बिना किसी पंप के अपने आप फव्वारे के रूप में बाहर आता है। खनिज लवणों की आवश्यकता के कारण यह पानी केवल पशुपालन के काम आता है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थलों यानी डेजर्ट को पश्चिम से पूर्व के क्रम में रखिए सही भौगोलिक स्थिति के अनुसार, यानी वेस्ट टू ईस्ट। बताइए। गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल। गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पश्चिम में तो है ग्रेट सैंडी, ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट सबसे पश्चिम में है। उसके थोड़ा सा पूर्व की तरफ चलेंगे, यहाँ है गिब्सन और यहाँ है और ईस्ट की तरफ सिम्पसन। तो इसका जो होगा 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, 2 1 3। इसको देखिए जरा, यह है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पश्चिम में है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद थोड़ा ईस्ट की तरफ चलो, ईस्ट की तरफ चलो, फिर आ जाएगा गिब्सन डेजर्ट। थोड़ा और चलिए आगे, फिर ये आ गया ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। उसके आगे है तनामी डेजर्ट, फिर है सिम्पसन जो अपना तीसरा था। इसका भी थोड़ा सा और है स्ट्रेज लेकी डेजर्ट, ठीक है, स्ट्रे लेकी। तो यहाँ अपने को 3 थे अपने, ग्रेट सैंडी और गिब्सन और सिम्पसन। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार पर कई मरुस्थल हैं। यदि हम सुदूर पश्चिम से पूर्व यानी मध्य भाग की ओर बढ़ें तो सबसे उत्तर पश्चिम में ग्रेट सैंडी मरुस्थल आता है। उसके ठीक नीचे दक्षिण पूर्व में गिब्सन मरुस्थल, और अधिक पूर्व में चलेंगे तो आयर झील के उत्तर पूर्व में है सिम्पसन मरुस्थल, जो अपनी लाल रेत टीलों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास की जल संधियों के संबंध में असत्य कथन है, यानी 3 इसमें करेक्ट होंगे, 1 इसमें इनकरेक्ट होगा, उसी को ढूंढना है। चलिए, पहला है इसमें टारेस जल संधि, टारेस जल संधि, दूसरा है बास जल संधि, तीसरा है कुक जल संधि और चौथा है टारेस जल संधि अराफुरा सागर। देखिए, टारेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि यानी केप यार्क प्रायद्वीप को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। बास जल संधि बहुत पूछी गई एग्जाम्स में, एसएससी में पूछी गई, बैंक में पूछी गई, रेलवे में पूछी गई। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है, बी वाला, पहला वाला भी सही है। कुक जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को अलग करती है। देखिए, जो कुक जल संधि है, कुक स्ट्रेट है, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को न्यूजीलैंड के ही दक्षिणी द्वीप से अलग करती है, तो ये वाला गलत है। और जो अराफुरा सागर है, टारेस जल संधि अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। तो टारेस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि यानी केप यार्क प्रायद्वीप को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है, और किसको अराफुरा सागर जो ऊपर था, अभी देखा था इमेज में, अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। तो डी सही है। अलग भी कर रही है पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से, और अराफुरा सागर को कोरल सागर से भी जोड़ रही है। बी सही है यहाँ पर, ए सही है यहाँ पर, और डी भी सही है यहाँ पर। जो इनकरेक्ट है वो सी है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, इसको देखिए, ये है अराफुरा सागर और ये है कोरल सागर, तो ये जोड़ रही है ना यहाँ, इसने डी वाला करेक्ट है। तो सी वाला सत्य है, सी वाला असत्य है, क्योंकि कुक जल संधि जो है वो
न्यूजीलैंड के ही उत्तरी द्वीप यानी नॉर्थ आइलैंड को दक्षिणी द्वीप यानी साउथ आइलैंड से अलग करती है, न कि ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है तस्मान सागर, ठीक है, तस्मान सी। तो डिफरेंस रखिएगा, यहाँ है तिमोर एक ऊपर, तिमोर, और यहाँ है तस्मान, नीचे है न्यूजीलैंड। दिखाऊं क्या फिर से? ये देखिए, ये है तस्मानिया, इसके भी नीचे आएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। तो दक्षिण की तरफ है तस्मानिया, और तिमोर जो है, तिमोर देखो कहाँ है ऊपर, ये है तिमोर, और तिमोर के नीचे देखो डार्विन उत्तर की तरफ, याद रखना इसको। ठीक है, डार्विन था वो, डार्विन। कितने हो गए? 9 हो गए, 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जोड़ियों पर विचार करेंगे। जोड़ियों में क्या क्या है? खनिज थे, क्षेत्र और संबंधित स्थान। चलिए, पहला है कालगुर्गी और कूलगार्डी। कालगुरली और कूलगार्डी, कालगुरली, कूलगार्डी, ये हैं स्वर्ण खनन और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। बेइपा हैं बॉक्साइट खनन केप यार्क प्रायद्वीप में, और तीसरे में है ब्रोकन हिल, सीसा जस्ता और चांदी के लिए, यह है न्यू साउथ वेल्स में। ये तो यूपीएससी सिविल सेवा की तरह हो गया, मतलब 3 चीज़ें एक ही में पूछ ली। इस बार पूछा था एग्जाम में, मतलब आपको पहले तो ब्रोकन हिल पता होनी चाहिए किसके लिए प्रसिद्ध है, शीशे के लिए, जस्ता के लिए और चांदी के लिए। और एक और चीज़ इसमें है, क्या वो न्यू साउथ वेल्स में है? बिल्कुल, वो न्यू साउथ वेल्स में है। बेइपा जो है वो बॉक्साइट खनन है, केप यार्क प्रायद्वीप में है, और कालगुरली और कूलगार्डी स्वर्ण खनन है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तीनों के तीनों करेक्ट ही रखे हैं एज इट इज़, मैंने गलत नहीं किया है कोई भी, यूपीएससी की तरह सड़ा सा पेपर नहीं बनाया है। चलिए, कालगुरली और कूलगार्डी दुनिया की प्रसिद्ध सोने की खाद्यान्नें हैं जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग में हैं। बेइपा जो है क्वींसलैंड के केप यार्क प्रायद्वीप पर दुनिया के सबसे बड़े बॉक्साइट भंडारों में से एक है, और ब्रोकन हिल को इसकी समृद्ध खनिज संपदा के कारण वेरियर रेंज का रत्न कहा जाता है, जहां सीसा, जस्ता और चांदी का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सके। फुल टेस्ट सीरीज जो होगी वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। चलिए, 10वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को प्रभावित करने वाली समुद्री जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कहने को 10 प्रश्न है इसमें, लेकिन 50वां प्रश्न निकलेंगे कम से कम। तो 3 स्टेटमेंट। 10वां प्रश्न, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा यानी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट एक ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर से दक्षिण की ओर बहती है। ये कोल्ड करंट, वार्म करंट यानी ठंडी और गर्म जलधाराएं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब ये फैक्ट है, ये गर्म भी हो सकती है, पहला स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। दूसरा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट एक गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर का हिस्सा है। और तीसरा है, यहाँ इंडिकेशन दे रहा हूँ मैं, एग्जाम में नहीं मिलेगा ऐसे। तीसरा है, पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा की उपस्थिति के कारण ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। क्या? बिल्कुल, पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराओं की उपस्थिति के कारण ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। अगर गर्म होती तो वर्षा नहीं करा देती, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का सहारा लेकर। बिल्कुल, यहाँ तीसरा वाला जो है, अरे भाई करेक्ट करना है इसको। अब पहला वाला गलत हो गया क्योंकि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा यानी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट एक गर्म जलधारा है, ठंडी नहीं है। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, गर्म नहीं है। तो यहाँ पहला गलत है, दूसरा गलत है, केवल तीसरा वाला सही है। कोई है ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा यानी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट गर्म होने के कारण पूर्वी तट पर तापमान और आर्द्रता बढ़ाती है, जिससे वर्षा होती है। इसके विपरीत जो पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है
वो हवाओं को शुष्क बना देती है। हवा नीचे बैठती है और सघन नहीं हो पाता या हो पाती, जिससे पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थलों का विकास होता है। चलिए 11वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के राज्यों की राजधानियों को दक्षिणी अक्षांश के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्थात भूमध्य रेखा के सबसे पास से दूर की ओर। ठीक है, इसका मतलब समझा आपने? इसका मतलब समझा आपने? जैसे ही ऑस्ट्रेलिया है मान लीजिए, अब याद हो आपको, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी क्या, कौन सी रेखा? मकर रेखा। और जो इक्वेटर लाइन है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, भूमध्य रेखा ऑस्ट्रेलिया के तो ऊपर है। अब ये क्या बोल रहा है? भूमध्य रेखा के पास से दूर की तरफ जाना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना है। अब क्या है इसमें? पर्थ है, डार्विन है, एडिलेड है, ब्रिस्बेन है। ठीक है, और ये हैं आपके कूट। डार्विन तो दिखाया था, देखो सबसे ऊपर नॉर्थ में था डार्विन। तो डार्विन तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो 2 सबसे पहले ही आएगा। एडिलेड ब्रिस्बेन तो नीचे की तरफ ही है, तो जहाँ जहाँ 2 नहीं है उसको हटा दो, तो या तो इसका आंसर ए होगा या बी होगा। अब डार्विन के दक्षिण में नीचे की तरफ क्या होगा? ब्रिस्बेन ही होगा। देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले 2, उसके बाद आ जाएगा 4 के बाद आएगा पर्थ। ठीक है, पहला वाला, और उसके सबसे लास्ट में आ जाएगा एडिलेड, सबसे दक्षिण में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2, 4, 1, 3। ठीक है, डार्विन उत्तरी क्षेत्र यानी नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित है, जो लगभग 12 डिग्री अक्षांश पर सबसे उत्तर में है। इसके बाद क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन आती है, फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ आती है, और अंत में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड आती है। देखते हैं एक बार, ये देखिए डार्विन नॉर्दर्न टेरिटरी में, उसके नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ब्रिस्बेन आएगा, क्वींसलैंड की कैपिटल। ठीक है, उसके और नीचे चलिए, ये आ जाएगा पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। और सबसे नीचे है एडिलेड। ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। और विक्टोरिया की देखो ये है मेलबर्न। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है। ये सब याद रखना। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ के निकट स्थित कोरल सागर द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 में से एक ही सही होगा, केवल 4 पढ़ेंगे। देखिए यह क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर में स्थित फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र है। दूसरा है, यह ऑस्ट्रेलिया का एक बाहरी क्षेत्र यानी एक्सटर्नल टेरिटरी है, जो जैव विविधता और प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यधिक संवेदनशील घोषित है। और यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मिलन बिंदु पर स्थित द्वीप समूह है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की आधे से अधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का इधर कोई मिलन बिंदु तो है नहीं, तो ये तो है नहीं। ठीक है, और फ्रांस का क्षेत्र थोड़ी है, ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक बाहरी क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया का एक्सटर्नल टेरिटरी है, जो जैव विविधता और प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यधिक संवेदनशील घोषित है। बी है इसका आंसर। देखिए कोरल सागर द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ के पूर्व में बिखरे छोटे कोरल द्वीप और रीफ हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का एक बाहरी क्षेत्र है। यह पूरी तरह से निर्जन है। निर्जन यानी केवल एक मौसम विज्ञान स्टेशन को छोड़कर कुछ नहीं है यहाँ पर, और इसे समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्या क्या है? 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। चलिए, कुछ ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होंगे उसके ऊपर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के जीव जंतुओं के ऊपर प्रश्न है। एबोरिजिनल
पहला स्टेटमेंट है, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं जो हजारों वर्षों से इस महाद्वीप पर रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को विचित्र जीवों की भूमि यानी लैंड ऑफ यूनिक फौना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे अधिक धनी प्राणी और अंडज स्तनी पाए जाते हैं। ठीक है, मार्सुपिलस, धानी प्राणी मार्सुपिलस। तीसरे स्टेटमेंट में है, प्लेटिपस और एकेडिना ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो बच्चे पैदा न करके अंडे देते हैं। यानी जो तीसरा स्टेटमेंट है वो दूसरे वाले स्टेटमेंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। और कूट को हम यदि देखें तो 1 2 3 वाला ऑप्शन डी में है इस बार। क्या इनमें सही होंगे? देखिए, बिल्कुल पहला तो करेक्ट है। एबोरिजिनल जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं जो हजारों वर्षों से इस द्वीप पर ही रह रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया को विचित्र जीवों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे अधिक धानी यानी मार्सुपिलस और अंडज स्तनी पाए जाते हैं। मार्सुपिलस ऐसे जीव होते हैं जिनके पेट में थैली होती है। ठीक है, जैसे कि कंगारू, मादा कंगारू के पेट में थैली होती है, उसका बच्चा उसी में बैठ जाता है, फिर बाहर भी निकल जाता है। और ऐसे ही एक कोआला जीव है, कोआला जो फीमेल कोआला होती है, मादा कोआला होती है, उसमें भी थैली होती है, उसमें भी उसका बेबी जो है उसमें बैठ जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल, प्लेटिपस और एकेडिना ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो बच्चे पैदा ना करके अंडे देते हैं। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 हो जाएगा। देखिए, लंबे समय तक बाकी दुनिया से भौगोलिक रूप से अलग रहने के कारण ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जीव विकसित हुए हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। कंगारू और कोआला जैसे मार्सुपिलस जीव आम हैं यहाँ पर, जिनके पेट पर थैली होती है। प्लेटिपस और एकेडिना दुनिया के एकमात्र मोनोट्रीम्स यानी अंडे देने वाले स्तनधारी हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और एबोरिजिनल, जिन्हें अक्सर एबोरिजिन भी कहा जाता है, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि भूभाग और उसके नज़दीक द्वीपों के मूल निवासी यानी स्वदेशी लोग हैं। ठीक है। अच्छा, जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, क्या विशेषता होती है उनकी होती है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनमें, 4 कोष्ठीय हृदय होता है, और क्या होता है, दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, यानी बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चे देते हैं। लेकिन ये एकेडिना और प्लेटिपस ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी हैं ये देखिए, ये है प्लेटिपस। इसको डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहते हैं, हिंदी में बत्तख चोंची प्लेटिपस, क्योंकि इसकी जो चोंच है देखो पूरी बत्तख जैसी है। और ये है एकेडिना, ये अपने आप को बचाने के लिए अपनी मुंडी को अंदर घुसा लेता है और बिल्कुल बॉल जैसा बन जाता है। और इसके शरीर पर जो कांटे हैं ना, इसको शिकार होने से बचाते हैं। ठीक है, कोई इसका शिकार करने जाता है तो उसके मुंह में घुस जाते हैं, ये मुंह में, हाथ में। ये कंगारू है। ठीक है, जो मादा कंगारू होती है वो उसके पेट में थैली होती है, उसका बच्चा बैठ जाता है उसमें। ये कोआला है। ठीक है, इसमें भी जो फीमेल कोआला है, ये विचित्र जीव है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं केवल। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी 2 साल पहले, उसमें हजारों कोआला जल गए थे जंगल में। ये एक और विचित्र जीव है। ठीक है, इसके ऊपर एक और प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ऑस्ट्रेलिया के भौतिक विभाजनों के संदर्भ में कौन सा जो है वो असत्य है? पहला है, पश्चिमी पठार यानी वेस्टर्न प्लेटू ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 हिस्से को कवर करता है और यह प्राचीन कठोर चट्टानों से बना है। मध्यवर्ती मैदान यानी सेंट्रल लॉलैंड्स जो है एक धंसा हुआ क्षेत्र है जहाँ कारपेंटेरिया की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया और आयर झील बेसिन स्थित हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, नल्लारबोर मैदान ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक सघन वनाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र है। और चौथा है, फ्लिंडर्स रेंज दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की सबसे
बड़ी पर्वत श्रृंखला है? क्या फ्लिंडर्स रेंज दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? बिल्कुल है। और मध्यवर्ती मैदान के लिए भी सही स्टेटमेंट है, पहले वाले के लिए सही है। ये सी वाला गलत है। नल्लार बोर मैदान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ना होकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है, और वनाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, शुष्क है ये। तो यहाँ सी वाला स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। देखिए, नल्लार बोर मैदान जो है लैटिन शब्द जिसका अर्थ है कोई पेड़ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिणी भाग में स्थित एक विशाल सपाट शुष्क और पूरी तरह से वृक्षहीन चूना पत्थर का पठार है, यानी कास्ट टोपोग्राफी। यह ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट के उत्तर में फैला हुआ है, ना कि उत्तर में वनाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, प्रशांत महासागर में होने वाली अल नीनो घटना का ऑस्ट्रेलिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक ही प्रभाव होगा इन चारों में से, तो क्या प्रभाव करेगा ऑस्ट्रेलिया पर अल नीनो? इसके कारण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ आती है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और उत्तरी भागों में भयानक सूखा पड़ता है, यानी ड्रॉट। और जंगलों में क्या हो गया? और जंगलों में आग, ठीक है, और जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों की आवृत्ति को बढ़ा देता है। इसका ऑस्ट्रेलिया की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह दक्षिण अमेरिका के तट पर घटित होती है या होता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का में भी वही हाल होता है जो भारत में होता है, यानी सूखा पड़ता है, वर्षा को निश्चित कर देता है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और उत्तरी भागों में भयानक सूखा यानी ड्रॉट पड़ता है, और जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, बुश फायर्स। भी है इसका आंसर, ये पहले भी हो चुका है, और अभी क्लाइमेट चेंज से तो और ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी साल दर साल। कोई बात नहीं करता क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कुछ लोगों को छोड़कर। देखिए, अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग यानी ऑस्ट्रेलिया के पास का जो पानी है सामान्य से ठंडा हो जाता है, और गर्म पानी दक्षिण अमेरिका यानी पेरू तट की ओर चला जाता है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है और हवा नीचे बैठती है, जिससे बादल नहीं बनते, और पूर्वी व उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में गंभीर सूखा पड़ता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों या प्रायद्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केप यार्क प्रायद्वीप यानी केप यॉर्क पेनिनसुला, तस्मानिया द्वीप, कंगारू द्वीप, कंगारू आइलैंड और अर्नहेम लैंड। और ये हैं इस प्रश्न के कूट। यानी देखो, आपने मैप अभी देखा हो तो तस्मानिया कितने दक्षिण में था, तो यही दक्षिण में होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ दो नहीं है उसको हटा दीजिए, लेकिन 50% उड़ गया। अब उत्तर ए है या बी है? 1 4 3 2 या 4 1 3 2, क्या आएगा सबसे पहले? केप यार्क प्रायद्वीप, अर्नहेम लैंड, थर्ड पे तो कंगारू द्वीप है ही है, दिक्कत अटक रही है पहले और चौथे में। तीसरे पे तो कंगारू द्वीप आएगा ही आएगा। पहले में क्या आएगा, अर्नहेम लैंड या फिर केप यार्क प्रायद्वीप? देखिए, पहले में आएगा अर्नहेम लैंड, ठीक है, और उसके बाद आएगा अर्नहेम लैंड, अर्नहेम लैंड के बाद केप यार्क प्रायद्वीप, उसके बाद तीसरा ये है कंगारू, और उसके बाद है चौथा तस्मानिया द्वीप। बी है इसका आंसर। 4 1 3 2। देखिए, मानचित्र पर देखने पर सबसे उत्तर में अर्नहेम लैंड उत्तरी क्षेत्र में है। इसके ठीक बाद पूरब की ओर है केप यार्क प्रायद्वीप यानी क्वींसलैंड में स्थित है, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के तट के पास स्थित है कंगारू द्वीप, और ऑस्ट्रेलिया के सुदूर दक्षिण में बास जलसंधि के पार तस्मानिया द्वीप स्थित है। सबसे दक्षिण में दिखाया भी था आपको इमेज में। अब आ जाइए 17वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में स्टेशन और जैकरू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कृषि व्यवस्था पर प्रश्न है।
देखिए, ऑस्ट्रेलिया में विशाल भेड़ और मवेशी पालन केंद्रों को स्टेशन कहा जाता है, जो आकार में हजारों वर्ग किलोमीटर बड़े हो सकते हैं। इन स्टेशनों पर काम करने वाले चरवाहों या श्रमिकों को जैकरू या जिलरू कहा जाता है। जैकरू यानी पुरुष हो गए, जिलरू यानी महिलाएं। यह उद्योग मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अत्यधिक गर्म वर्षा वाले तटीय क्षेत्रों में केंद्रित है। वर्षा कहाँ होती है? शुष्क क्षेत्रों में है ये। ठीक है, थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। ये गया, ये गया, ये गया, केवल पहला और दूसरा। देखिए, कथन 3 गलत है, क्योंकि भेड़ और मवेशी पालन तटीय भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं, बल्कि अर्ध शुष्क आंतरिक भागों जैसे कि डाउन घास के मैदान और ग्रेट आर्टेशियन बेसिन के आसपास स्थित है। यहाँ जलवायु फसलों के लिए बहुत शुष्क है, लेकिन घास के विकास और पशुओं के लिए उपयुक्त है। चलिए, 18वां प्रश्न है, कोरल रीफ को खतरा पर्यावरण आधारित, उस पर सवाल है। क्या है? प्रशांत महासागर की उष्णकटिबंधीय गतिकी के कारण ग्रेट बैरियर रीफ को प्रवाल विरंजन के अलावा निम्नलिखित में से किस जैविक खतरे का सामना करना पड़ रहा है? मैंग्रोव वनों का अतिक्रमण, प्रशांत महासागरीय व्हेल मछलियों का अत्यधिक प्रवास, नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का अनियंत्रित फैलाव हो रहा है, या फिर क्राउन ऑफ नॉर्थ स्टारफिश का अत्यधिक प्रकोप? बताओ। टेम्परेचर तो मेन कारण है ही, क्लाइमेट चेंज तो है ही, कोरल विरंजन जो हो रहा है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय गतिकी के कारण प्रशांत महासागर में। लेकिन इसके बाद जो एक और खतरा है, जो जैविक खतरा है, वो क्या है? वो मैंने फ़ोटो आपको दिखाया होगा, वो है क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश का अत्यधिक प्रकोप। ये क्या करती है? ये कोरल को खाती है। ठीक है, कोरल को खाती, ये कोरल को खाती है। ठीक है, और बहुत संख्या इनकी बढ़ गई है। तो ये एक खतरा है टेम्परेचर के अलावा। देखिए, क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश एक बड़ी समुद्री स्टारफिश है जो मुख्य रूप से प्रवाल पॉलिप्स को खाती है। मानव गतिविधियों और कृषि अपवाह के कारण समुद्र में पोषक तत्वों की वृद्धि से इस स्टारफिश की आबादी में अत्यधिक विस्फोट हुआ है, जिससे यह ग्रेट बैरियर के जीवित जीवों को तेजी से नष्ट कर रही है। ठीक है, ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश। चलिए, 19 नंबर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट भू आकृतियों के संबंध में कौन सा जो है इनकरेक्ट है? पहला है उल्लू या आर्स रॉक। उल्लू या आयर्स रॉक मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक विशाल बलुआ पत्थर का मोनोलिथ यानी एकल चट्टान जो एबोरिजिनल लोगों के लिए पवित्र है। शार्क बे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल जो जीवित स्ट्रेमेटोलाइट्स के लिए प्रसिद्ध है। जीवित स्ट्रेमेटोलाइट्स यानी सबसे पुराने ज्ञात जीवाश्म। और सी है बंगल बंगल रेंज अपनी अनूठी मधुमक्खी के छत्ते जैसी बलुआ पत्थर के गुंबदों के लिए जानी जाती है। और एक और रह गया ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल के बीच स्थित बर्फ से ढकी एक पर्वत श्रृंखला है। तो ये फैक्ट है, पश्चिम की जगह पूरब भी हो सकता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व भी हो सकता है। क्या है इसका आंसर? पहला सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, डी वाला ही जो है असत्य है। देखिए, कथन डी असत्य है क्योंकि ब्लू माउंटेन्स पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ज़्यादातर जो चीज, देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, अरे क्या हो गया, ईस्ट, फिर गलती हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ज़्यादातर जो चीज़ स्टेटमेंट में पश्चिम में होगी वो ईस्ट की होगी, घुमा अल्टा पल्टी की होगी, जो नॉर्थ की होगी वो साउथ की अल्टा पल्टी की होगी। ऐसे अक्सर स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं।
तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में सिडनी के पास स्थित है ये ब्लू माउंटेन्स, न कि पश्चिम में। यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको पता होगी, उत्तर में पूर्व से दक्षिण की ओर। यहाँ पाए जाने वाले यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदा के पेड़ों से निकलने वाले तेल की वाष्प के कारण दूर से देखने पर ये पहाड़ नीले दिखाई देते हैं। ठीक है, इन्हें ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है, इसलिए इन्हें ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। चलिए 20 हो गए और अंतिम प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर स्थित महासागरीय निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करेंगे। चलिए उत्तर में, पूरब में, दक्षिण और पश्चिम में, और एक और है, अच्छा 3 ही है। चलिए उत्तर में क्या है, तिमोर सागर और अराफुरा सागर। मैप आपने देखा था तो उत्तर में बिल्कुल तिमोर सागर भी था, अराफुरा सागर भी था, तो ये तो करेक्ट हो गया। पूरब में कोरल सागर और तस्मान सागर। ठीक है, कोरल सी था पूर्व में, और दक्षिण और पश्चिम में हिंद महासागर। तो ये भी है ही, सही हो गए तीनों ये। तो इसका जो आंसर हो गया 1 2 3 हो गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से समुद्र से घिरा महाद्वीप है। इसके उत्तर में तिमोर सागर, अराफुरा सागर और टॉरस जलसंधि है, जो इसे एशिया और पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर के हिस्से के रूप में कोरल सागर उत्तर पूर्व में। ठीक है, जो कोरल सागर है वो उत्तर पूर्व में, और तस्मान सागर जो है वो दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, इसके दक्षिण और पश्चिम भाग की सीमाएं हिंद महासागर से लगती हैं। ठीक है, दक्षिणी महासागर सहित। तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। पूरब में कोरल सागर और तस्मान सागर। इसमें एक चीज़ हल्की सी और ऐड कर दिया जाए तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, यहाँ पूरब और दक्षिण पूरब, ठीक है, कोरल सागर और तस्मान सागर, तब एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसको देखिए। ठीक है, ये तो इंडियन ओशियन है दक्षिण में, ये पूरा इधर तक फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। उत्तर पूर्व में कोरल सागर हो गया, और यहाँ जो है दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर। तो दक्षिण पूर्व ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो 20 प्रश्न हो गए इससे रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा कोई प्रश्न तो बचता नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न मतलब वो अलग प्रश्न है, वो तो जैसे कि इसके बीचों बीच से जो है मकर रेखा निकल रही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड तो क्या ही प्रश्न इसमें बनेगा, वो तो अलग से प्रश्न है कि भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है, या कर्क रेखा दुनिया के किन देशों से, मकर रेखा दुनिया के किन देशों से। इससे तो यही प्रश्न बनेंगे। किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी याद रखना है इनको।